हेलो स्टूडेंट्स। कहानियाँ हमेशा हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा देती हैं। और ये कहानियाँ हमको आगे भी बढ़ाती हैं और ये कहानियाँ हमको जगाती भी हैं। आज मैं आपको मेरे ही इंस्टीट्यूट एम.के. जैन क्लासेस के एक ऐसी विद्यार्थी की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो वास्तव में प्रेरणादायक है, और मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं, आपका जो भी टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आप और ताकत से आगे बढ़ पाएंगे। तो सुनते हैं कहानियाँ। और ये आज की कहानी है प्रदीप की। प्रदीप ने एम्स को क्रैक किया था 2007 में, और उसकी पूरे भारत में, ऑल आर इंडिया में सेकंड रैंक थी। तो मैं ऐसे बच्चे की आज आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जो एम.के. जैन क्लासेस का रेगुलर विद्यार्थी था, और यहीं की फैकल्टी टीम से उसने पूरी नीट की, जो उस समय ऑल इंडिया जो AIPMT के नाम से एग्ज़ाम होता था, उसको क्रैक किया था। एम्स का अलग से एग्ज़ाम होता था, उसको भी क्रैक किया था। और RPMT का अलग एग्ज़ाम होता था। तीनों ही एग्ज़ाम को उसने क्रैक किया था। और इन तीनों ही एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम था एम्स का, उसमें ऑल ओवर इंडिया में उसको सेकंड रैंक मिली थी। प्रदीप राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर के पास में, और वहीं पर एक छोटा सा कस्बा है जो बड़ा शहर का रूप ले चुका है, कांकरोली का रहने वाला था। वहीं उसके पिताजी तहसीलदार थे पास के एक गांव में, और प्रदीप मेरे पास में मेडिकल की कोचिंग के लिए उदयपुर में आया था। जब वो गर्मियों की छुट्टी में मेरे पास में अपने 12th का क्रैश कोर्स करने के लिए आया, तो मुझे लगा इस बच्चे में प्रतिभा है। मुझे लगा कि इस बच्चे के अंदर कोई एक नए तरह की अंदर कुछ एनर्जी, मुझे ऐसा लगा। और मैंने उससे कहा कि प्रदीप, वाई नॉट यू ट्राई फॉर मेडिकल, के सर यही मेरा ड्रीम है। और वो अपने 12th के एग्ज़ाम के बाद में, जो बच्चे ड्रॉप करते हैं 1 ईयर की कोचिंग करने के लिए, वो उदयपुर में आ गया। जब वो आया तो डेफिनेटली कांकरोली से आया था, यहाँ से 60-70-80 किलोमीटर दूर से, तो उसको रहने का प्रबंध करना था। तो मैंने उसको एक छोटा सा कमरा दिला दिया। मेरे साथी एक टीचर थे, मैंने उनसे कहा कि आप इसके लिए कहीं कमरे का इंतज़ाम करें। और उस समय उदयपुर में ऑर्गेनाइज हॉस्टल इतने ज़्यादा नहीं थे 2007 में, तो हमने एक प्राइवेट कमरा उसको दिलाया। और कोचिंग आने जाने का रास्ता 1 किलोमीटर का था, तो प्रदीप ऑटो की व्यवस्था थी, उसके पास साइकिल भी थी थोड़े दिन के लिए, और रोज़ाना कोचिंग सुबह 8 बजे से लगाकर और दिन में 2 बजे तक वो कोचिंग आता था। प्रदीप की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक बात की मैं चर्चा करूँगा, और वो चर्चा है उसका रहने का। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई कोचिंग में आके करना जो 6 घंटे हैं वो बच्चे कर लेते हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो। टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एक के बाद एक टीचर आते हैं, प्रॉब्लम क्लासेस होती है मेडिकल की तैयारी के अंदर, वो ज्वाइन करते हैं। और अगर ब्राइट, प्रदीप तो वैसे ही ब्राइट बच्चा था, अगर कोई ब्राइट बच्चा होता है तो ही यूज्ड टू आस्क हिज प्रॉब्लम टू टीचर्स, रेस्पेक्टिव टीचर्स। तो प्रदीप पूछता रहता था। हर सैटरडे हमारे यहाँ टेस्ट होता था, महीने में एक बार मेजर टेस्ट होता था, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब बच्चा गांव से निकल के शहर में आता है, तो कोचिंग से जाने के बाद वो क्या करता है, किस तरह से करता है, उसके ऊपर सिलेक्शन ज़्यादा डिपेंड करता है। कि कोचिंग के बाद, क्योंकि कोचिंग में 6 घंटे होते हैं 24 घंटे में से, उन 24 घंटों में से 6 घंटे अगर वो कोचिंग के दे देता है तो 18 घंटे बचते हैं।
18 घंटे में से अगर वो 6 घंटे सोता है तो 12 घंटे बचते हैं। वो 12 घंटे क्या करता है, वो बहुत कुछ उसी के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो प्रदीप को जब मैंने कमरा दिलाया तो मैं एक दिन गया उसके वहाँ पर, मैंने देखा कि सुबह का टाइम था, मैं और मेरी पत्नी दोनों प्रदीप से मिलने के लिए गए। आई थिंक 15-20 दिन बाद मैंने कहा बच्चा रह रहा है, किस तरह से रहता है। तो जब मैं प्रदीप के घर में एंटर हुआ उस कमरे के अंदर किराए के, तो एक बिल्कुल छोटा सा वो कमरा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, क्योंकि मैं भी किराए पे दिलवाने के बाद पहली बार ही उस कमरे को देख रहा था। उसके एक कोने में मैं एटलीस्ट रविवार का दिन था, 11-12 बजे गया था मैं, और पास में ही एक गणेश जी का बहुत अच्छा मंदिर था। तो मैं दर्शन करके और कुछ बिस्किट के पैकेट प्रदीप को देने के लिए मैं और मेरी पत्नी लेके गए, क्योंकि हमारा अमूमन होता है कि जो बच्चा बाहर से आता है तो उसको हम थोड़ा सा संभाल लेते हैं, संडे के दिन 1-2 बच्चों से मिलने का हम रखते हैं। तो उस दिन प्रदीप का नंबर था। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने नॉक किया उसके गेट को, तो प्रदीप गेट के बाहर आ गया। उसने देखा मैडम भी है साथ में। तो मैं देख रहा था कि वो अपने जो कमरे के गेट था, जो एक एक्चुअली पार्किंग के पोर्च में, पार्किंग एरिया में बना हुआ था, छोटा सा कमरा था बिल्कुल, तो वो गेट पे खड़ा रहा। उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि सर अंदर आई है या मैडम अंदर आई है। तो मैंने कहा अच्छा प्रदीप घर के अंदर देखते हैं। मतलब उसकी मंशा ये थी कि मैं अंदर नहीं जाऊं, उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं अंदर नहीं जाऊं। पर फिर मैं बोल के अंदर चला गया, मैं और मेरी पत्नी। उसको मैंने बिस्किट वगैरह दिए। तो मैं क्या देखता हूं, कमरे में इतनी जगह थी जहां पर एक टेबल और चेयर लग रही थी, और प्रदीप ने मेरे आने से, मैं देख रहा था, मैं जब एंटर होने वाला था उसके पहले उस चेयर को, वो जो लोहे की फोल्डिंग चेयर होती है, उसको बंद कर चुका था वो, और साइड में दीवार के टिका चुका था। और जो उसका सोने का बिस्तर था वो बिल्कुल एक दरी में लपेटा हुआ एक कोने में पड़ा हुआ था। अब उसके बाद वो कमरा इतना ही बड़ा था जिसमें हम 3 लोग खड़े थे, तो शायद बस खड़े थे, इससे ज़्यादा उस कमरे में जगह नहीं थी। तो मुझे लगा कि प्रदीप बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर रुकूं, और वास्तविकता में मैं 2 मिनट में उसको देख के और आ गया। फिर उसके 10-15 दिन बाद फिर संडे आया। मैंने कहा मैं देख के आता हूँ ऐसे ही, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मैं देख के आता हूँ। हम वापस गए उस टेम्पल के अंदर। इस बार मेरे पास में उसके लिए कुछ नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ें थी, और कुछ और भी चीज़ें थी, मैं लेके गया चॉकलेट वगैरह उसके लिए। तो मैं देखता हूँ कि उसकी मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी उसके रूम के अंदर। तो पापा बाहर खड़े थे, पापा अंदर नहीं थे रूम के अंदर। तो उसके पापा का नाम नारायण लाल जी था। मैंने पूछा कि नारायण लाल जी आप, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, कब निकलो? कि बस अभी जाना है। क्यों? तो उसने कहा कि प्रदीप की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। ये हकीकत की घटना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो छोटा सा रूम जिसमें प्रदीप 4 बजे उस बिस्तर को बांध के रख देता था, मैंने पूछा, और 4 बजे से अपनी पढ़ाई, वो बिस्तर को इसलिए नहीं खोलता था कि अगर बिस्तर खुला हुआ रहेगा या खाट होगा, कोई चारपाई होगी, तो शायद मैं सो जाऊंगा। तो जमीन पे बिस्तर था, दरी में बंधा हुआ था, उसके ऊपर एक रस्सी थी जिसपे गांठ लगी हुई थी। आप सोच सकते कितना कमिटमेंट। लोहे की कुर्सी थी। मम्मी पापा केवल सफाई करके सामान रख के कांकरोली 100 किलोमीटर दूर से आए थे, उनको जाना था। उसका कारण था कि कहीं टाइम वेस्ट नहीं हो। ये प्रदीप के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया। और सर जब मैं गया, मैडम गया, तो मेरे लिए भी जगह नहीं थी, और वो चाहता था कि ज़्यादा समय यहाँ पर ये व्यतीत नहीं करें, बैठे नहीं, क्योंकि कुर्सी होती तो मैं बैठना, और इतना ही उसका छोटा रूम था। उसी रूम में प्रदीप रहा। वहीं से उसने एम्स के अंदर 2nd रैंक लाया। और जुनून देखिए, उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान के अंदर, और सारे रास्ते बंद थे, और दिल्ली उसको जाना था इंटरव्यू के लिए, काउंसलिंग के लिए। बड़ी तकलीफों के साथ में वो पहुंचा और उसकी 2nd रैंक आई। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, कि विपरीत परिस्थितियों में काम बहुत अच्छे होते हैं। और इस कहानी के उस हिस्से को समझने की कोशिश करना। छोटा रूम, 4 बजे वो बिस्तर बन जाता था, ऊपर रस्सी बन जाती थी। पापा मम्मी आते तो ये था कि बस 10-15 मिनट में सफाई करके मम्मी को जाना है, कुछ सामान रख के खाने का। और मैं जो उसका टीचर था, कोचिंग का मालिक था, मेरे लिए वहाँ एंट्री अलाउड नहीं थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें लोहे की वो चेयर थी,
और उसको बंद करके वो टिका देता था। खाने का सामान बस में एग्ज़ाम तक कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी 10-12 बार, क्योंकि उसको मुझे मालूम था पसंद नहीं था ये सब चीज़ें, बोलता भी बहुत कम था। और वो एम्स में निकल गया। आज वो प्रतिष्ठित और सक्सेसफुल डॉक्टर है। प्रदीप को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्रदीप ने मुझे प्राउड मोमेंट दिया, उसके लिए प्रदीप को भी मैं नमस्ते करता हूं। और प्रदीप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना अपने लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा बेटा बना, बहुत अच्छा एक स्टूडेंट बना और बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल बना। इसी तरह से प्रदीप जिनगर आगे बढ़ता जाए और अपने लाइफ के अंदर नए से नए अचीवमेंट उसको हासिल हो और वो आगे बढ़े। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण इस कहानी के अंदर थी कि इसमें योगदान प्रदीप का, अगर मैं कहूँगा कि मैं उसको ऐसे उठा के एम्स में रख के आया दिल्ली में तो गलत था। प्रदीप का 80% 90% योगदान था, क्योंकि उसी बीज में दम था। मैं कहता हूँ बीज में दम होना चाहिए। हमारा तो योगदान 10 से 20% था, केवल दीवारों का, केवल किताबों का, केवल गाइडेंस का, केवल कुछ सहयोग का। इतना ही योगदान एक कोचिंग का होता है। बाकी योगदान आपके सक्सेस में आपका होता है। ऑल क्रेडिट गोज टू प्रदीप फॉर हिज सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।